एक और पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं, इसका आगे के लेसन्स में भी यूज आएगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी जिसका आप नॉर्मल लाइफ में अपने अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। ये रबर बैंड और स्प्रिंग का बिहेवियर लगभग एक जैसा है ना। जब आप इस रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आपने कुछ वर्क करना पड़ता है। जो आपने वर्क किया इसे स्ट्रेच करने के लिए, या अगर ये स्प्रिंग होती तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में भी वही कंडीशन बनती है। जितना आपने वर्क किया वही वर्क अब स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी का एक स्पेशल नाम है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां आपको जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अब यहां वो कंडीशन आ गई कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तब हम कैसे वर्क फाइंड करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी स्प्रिंग है, आपने इसे स्ट्रेच नहीं करना तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? कुछ नहीं, जीरो। आपने इसे 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, आपने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया। अगर आप इसे 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर और फर्दर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो पहले वाले 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में जो फोर्स चाहिए, अगला 1 और सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में जो फोर्स चाहिए, क्या वो दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। जितना ज्यादा आप खींचना चाहते हो इसको उतना ही बड़ी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए सपोज मुझे 1 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी, तो यहाँ अनस्ट्रेच्ड कंडीशन है ये, जीरो। जीरो इंक्रीज है यहाँ भी इसका। जीरो इंक्रीज से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे अपनी फोर्स जीरो से ऊपर उठानी पड़ी, और बढ़ानी पड़ी, और बढ़ानी पड़ी, और 1 सेंटीमीटर तक पहुंचते पहुंचते मेरी फोर्स हो गई 1 न्यूटन की सपोज। लेकिन 0 से 1 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने में 1 न्यूटन नहीं रही, जब 1 सेंटीमीटर में पहुंच गया तब है 1 न्यूटन। तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जितना ज्यादा आप एक्सटेंशन या कंप्रेशन करना चाहते हैं स्प्रिंग में उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। किसके अगेंस्ट लगानी पड़ती फोर्स? यहां आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग का अपना बिहेवियर है, इलास्टिक नेचर है कि ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश में। ये एक फोर्स है जो इसे वापस अपनी जगह ला रही है। एक फोर्स वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं और इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन आपकी छोड़ती वापस इसने अपनी रीगेन कर ली अपनी पूरी की पूरी लेंथ। तो कोई फोर्स तो जिसे वापस लेकर आई है, राइट। ये जो वापस लेकर आने वाली फोर्स है, कई जगह इसका जिक्र आएगा, इसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर, सी रिसाइकिल बिन बनता है आपका एक, उसमें आपकी फाइल चली आती है जब आप डिलीट करते हैं। रिसाइकिल बिन को खोल के फाइल पे क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है रिस्टोर, मतलब वो वहीं पहुंचा देगा जहां से आपने डिलीट करके उसे रिसाइकिल बिन में लाए। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी है। कितनी फोर्स लगानी है? कम से कम उतनी तो लगानी है जितनी रिस्टोरिंग फोर्स है ये। मैं यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग की रबर बैंड की रिस्टोरिंग फोर्स 2 न्यूटन है। तो अब मैं इसे 2 न्यूटन से आगे और ज्यादा एक्सटेंड करूंगा तो कम से कम मुझे अब 2 न्यूटन तो लगानी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ के और ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो किसी भी स्टैंड पर इसे खींचे रखने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? कम से कम उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी ये बैकवर्ड्स रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है कि आपने इसे कितना एक्सटेंशन दिया है। जितना ज्यादा एक्सटेंशन या कंप्रेशन आपने इसे दिया है उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। हेडिंग डालिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन अ स्प्रिंग इज
deformed, when a spring is deformed, हाँ हाँ, when a spring is deformed, और deformed के ब्रैकेट में लिखिए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, an internal force called restoring force tends to bring the spring to its normal state. The restoring force is directly proportional to the extension or compression. In equilibrium, force applied to deform the spring is directly proportional to the stretch or compression. ये एक रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट से आपने स्प्रिंग का एक सिरा टाइट कर दिया, दूसरा सिरा इसका ओपन है, ठीक है। आपने इसे स्ट्रेच किया, इसे आपने खींच दिया, कितना इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, कितना आपने एक्सटेंड कर दिया, जो इसकी नॉर्मल लेंथ थी, यहां तक ये नॉर्मल लेंथ थी, इस नॉर्मल लेंथ से आपने एल लेंथ इसके अंदर स्ट्रेच कर दी। इसे स्ट्रेच करने के लिए आपने एक फोर्स लगाई होगी, दिस इज योर फोर्स अप्लाइड। तो किसके अगेंस्ट लगाई है ये फोर्स? ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने लगाई है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में, यहां इक्विलिब्रियम स्टेट है, ना तो फर्दर खींच रही स्प्रिंग और ना वापस अपनी जगह जा रही। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इन इक्विलिब्रियम स्टेट फोर्स अप्लाइड इक्वल्स, नहीं पूरा लिखूं मैं, फोर्स अप्लाइड एफ ए इक्वल्स व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के, जितना आपने इसको लेंथ में एक्सटेंशन कर दिया, जितना ज्यादा आपने लेंथ में एक्सटेंशन कर दिया, उतनी ही बड़ी रिस्टोरिंग फोर्स यहां डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो फिर फोर्स अप्लाइड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन है, और एफ इक्वल्स हो जाएगा आपका के एल। यहां हेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसे डिफाइन कर दूं यहीं पे, या आगे चल के डिफाइन करूं? यहीं कर दूं, चलो। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? के इक्वल्स फोर्स अप्लाइड बाय लेंथ if L equals 1 meter and force applied equals 1 Newton, K equals 1 Newton per meter, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, या नहीं नहीं, पहले मैं पहले डिफाइन करूं, उसके बाद फिर कहेंगे आप। L 1 मीटर है, तो K इक्वल्स क्या है? फोर्स अप्लाइड। यहां से डेफिनेशन निकाल लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द स्प्रिंग बाय यूनिट लेंथ या 1 मीटर, चाहे वो एक्सटेंशन वाला डिफॉर्मेशन हो या कंप्रेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है
कि ये स्प्रिंग है, इसे 1 मीटर खींचने के लिए, इसकी लंबाई 1 मीटर बढ़ाने के लिए, जितनी भी है ये, चाहे ये 2 मीटर है, चाहे 3 मीटर है, चाहे 10 मीटर है, उसमें 1 मीटर लंबाई और बढ़ाने के लिए जितनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी वही कहलाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। करेक्ट। अगर बाई दी में आपको वन वन न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी 1 मीटर लंबाई बढ़ाने के लिए, तो तब आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। और ये जो के है, ये के है, थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं क्या, क्योंकि आगे यूज में आएगा ये। के जो है ये, के डिपेंड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब कौन सी हो गई? एक तो लेंथ हो गई, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ वायर। इन सब चीजों पर डिपेंड है के की वैल्यू। मतलब स्प्रिंग बनाने वाला मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि कितना के रखना है उसे। कैसे डिसाइड करना है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक। इन इन जनरल आप कैसे कह सकते हैं? इन जनरल a spring difficult to stretch has large K। मतलब हार्ड स्प्रिंग, जिसे आप कहते हैं स्प्रिंग बहुत टाइट है, हार्ड स्प्रिंग का मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ के। और जो स्प्रिंग आसानी से दब जाए, खिंच जाए, सॉफ्ट स्प्रिंग, उसके लिए लो वैल्यू ऑफ के। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कम है सॉफ्ट स्प्रिंग का, और हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। क्लियर है। और उसकी हार्डनेस, स्प्रिंग की हार्डनेस या सॉफ्टनेस एंटायरली डिपेंड करती है कि बनाने वाले ने उसे कैसा बनाया है। जितनी जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन, वो खैर इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। अब यहां आपका फोर्स है, फोर्स अप्लाइड, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना है आपका? के इंटू एल। अब यहां से आपने फर्दर इसे एक्सटेंड किया। हालांकि इसे फर्दर एक्सटेंड करने में आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपने इसे एक्सटेंड किया। यहां से कितना एक्सटेंड किया? यहां से आपने इसे बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया। कितना? डीएल आपने यहां एक्सटेंड कर दिया, और डीएल इतनी छोटी है कि बस जीरो ही हो जा रही है। तब हम क्या कह सकते हैं कि इस डीएल को एक्सटेंशन करने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए? कांस्टेंट फोर्स चाहिए एफ ए, क्योंकि डीएल बहुत बड़ी नहीं है, लगभग लगभग जीरो के बराबर है। हाँ जी। लेट द स्प्रिंग इज फर्दर stretched by स्मॉल लेंथ डीएल। कौन सा? वही बात है। क्या लिखते हैं इसे हम? लिमिट डीएल टेंस टू जीरो। ठीक है। हेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ ए डीएल, है ना? एफ ए डीएल कॉस थीटा, सिंस एफ वेक्टर पैरेलल टू डीएल वेक्टर, हेंस थीटा इक्वल जीरो। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स कितना हो गया आपका? फोर्स अप्लाइड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, के एल डी एल। सॉरी सॉरी सॉरी, डी टी बना दिया। एक्चुअली डी टी ज्यादा यूज होता है ना, तो मेरा हाथ डीएल डी टी पे चल जाता है। के एल डी एल, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया।
कब के लिए है वर्क डन ये? जब आपने छोटा सा, अब आपने इनिशियल में कितनी थी इसकी लेंथ, आपने इंक्रीज, टोटल लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, आपकी यहां एल इक्वल 0 से चला और कहां तक चला, कितनी लेंथ आपने इंक्रीज कर दी, एल तक आपने इंक्रीज कर दी, इंक्रीज वाली लेंथ की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम। तो अंशुमन शायद फिर से कंफ्यूज रहेंगे। टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू एल। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, 0 से एल तक का, और 0 से एल किसका, करेक्ट, के कांस्टेंट है, 0 टू एल एल डी एल, ओके। और डायरेक्ट लिख दूं क्या आंसर इसका? बिल्कुल लिख दूं डायरेक्ट, बताओ। के, और ये बनेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो अब आपका वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया हाफ के एल स्क्वायर जूल। और फिर वही कहानी, क्या, दिस वर्क appear as gravitational elastic potential energy of spring, जिसे आप लिखते हैं U इक्वल्स हाफ के एल स्क्वायर जूल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी by virtue of its deformed physical state is called elastic potential energy.